इस वीडियो में हम राष्ट्रीय आय की माप की आय विधि और व्यय विधि की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय आय माप का उत्पादन विधि देखी थी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया ही था कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आय का सृजन होता है। तो हम यदि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्पादन के साधनों को प्राप्त होने वाली आयों का योग करें तो हम राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले घरेलू साधन आय ज्ञात करेंगे और उसमें विदेशों से प्राप्त साधन आय जोड़ देंगे। तो आय विधि में घरेलू साधन आय ज्ञात करने के लिए हम घरेलू साधन आय को इन भागों में बांट लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति में हम कर्मचारियों को मिलने वाली मजदूरी, वेतन, इसके अलावा नियोजकों के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा में जो अंशदान दिया जाता है हम उसको भी शामिल करेंगे इसमें। इसके अलावा हम जो उत्पादकों के द्वारा जो कर्मचारियों को जो मजदूरी किस्म में दी जाती है, नगद मजदूरी यानी जो वेतन और मजदूरी जो नगद दी जाती है उसको भी शामिल करेंगे, प्लस जो किस्म में दी जाती है, इन काइंड में दी जाती है, जैसे मुफ्त आवास है, परिवहन की सुविधा है, कर्मचारी को आने जाने की सुविधा प्रदान कर रही है कोई कंपनी या उत्पादक, या उसको आवास की सुविधा दे रही है, या मुफ्त भोजन की सुविधा दे रही है, या वर्दी के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो वो सब जो कर्मचारी को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति में हम उसको शामिल करेंगे। नियोजकों के द्वारा जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जो अंशदान दिया जाता है हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा हम इसमें लगान, ब्याज, लाभ इनको भी शामिल करेंगे। और ब्याज जो लाभ है उसमें अवितरित निगम लाभ भी इसमें शामिल है। तो इसको हम प्रचालन अधिशेष भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस। इसके अलावा हम जो मिक्स्ड इनकम है, स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की निश्चित आय को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। वह इसलिए क्योंकि जो स्वरोजगार प्राप्त व्यक्ति है वो अपनी पूंजी भी लगाता है, अपनी भूमि भी लगाता है और अपना श्रम भी काम में ले रहा है। तो उसकी जो इनकम है वो किसी एक कैटेगरी में नहीं आके उसकी इनकम लगान, ब्याज, लाभ सभी कैटेगरी में होती है। तो हम स्वरोजगार प्राप्त व्यक्तियों की जो मिक्स्ड इनकम है, जो मिश्रित आय है, हम इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इसके अलावा हमें इसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो व्यक्तियों के पास स्वयं का जो आवास है, सेल्फ ओन जो हाउसेज है, उनका जो आरोपित किराया है, इम्प्यूटेड वैल्यू है, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो इस प्रकार हम जो घरेलू साधन आय है उन सारे साधनों की आय को हम जोड़ लेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा घरेलू साधन आय। इस घरेलू साधन आय में हम विदेशों से प्राप्त साधन आय, फैक्टर इनकम है, उसको हम जोड़ देंगे। जो हमारे देश के निवासी विदेशों से में आय अर्जित कर रहे हैं
या जो विदेशी निवासी हमारे देश में आय अर्जित कर रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है तो उसे हम इसमें जोड़ देंगे। तो इस विधि से, ये आय विधि से हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाएगी। तो इस विधि में, आय विधि में हम देख रहे हैं कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो आय सृजित हो रही है, हम उस समस्त आय का योग इसके अंतर्गत करते हैं। लेकिन हमें इसमें, इस मेथड में भी कुछ सावधानियों की जरूरत है। जैसे जो गैर कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय है उसे हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो हस्तांतरण भुगतान है, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, उनसे जो प्राप्त आय है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता है, तो इनको हम राष्ट्रीय आय में इसलिए शामिल नहीं करते क्योंकि उसके बदले में कोई उत्पादक क्रिया संपन्न नहीं की जा रही है। इसके अलावा हम इसमें पुरानी वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय को भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि उनका उत्पादन चालू वर्ष के अंतर्गत नहीं हुआ है। पुराने शेयर्स, डिवेंचर्स को बेचने से प्राप्त होने वाली आय को भी हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जो ब्रोकर है, जो दलाल है, जो इन शेयर्स और बॉन्ड्स के क्रय विक्रय में संलग्न है, उसका कमीशन हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि उसका जो कमीशन है उसकी वर्षवर्ती सेवाओं के लिए है, इसलिए हम उसे शामिल करेंगे। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो स्वयं आवास के लिए हम उसका आरोपित किराया, इम्प्यूटेड वैल्यू, हम उसमें शामिल करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और कि हम राष्ट्रीय आय की गणना करते समय दोहरी गणना से बचने के लिए, जैसे कोई मालिक है, उसकी आय मान लीजिए 6 लाख पर ईयर है, प्रतिवर्ष वो 6 लाख कमाता है, लेकिन उसमें से वो मान लीजिए 5,000 प्रति माह यानी 60,000 रुपये प्रतिवर्ष अपने नौकर को दे देता है। तो हम यहाँ पर जो मालिक की आय है हम उसको ही शामिल करेंगे, उसको नौकर को दी जाने वाली आय को शामिल नहीं करेंगे, या हम मालिक की आय में से उस नौकर की को जो आय दी जा रही है उसको घटा देंगे। तो इसलिए हम दोहरी गणना से बचने के लिए कुछ सावधानियाँ भी रखते हैं। तो इस विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं। अगली विधि है राष्ट्रीय आय की गणना की, वह है व्यय विधि। राष्ट्रीय आय की गणना की व्यय विधि के अंतर्गत हम एक देश में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए समस्त व्यय को शामिल करते हैं। सामान्यतः जो व्यय है या तो उपभोग व्यय होगा या विनियोग व्यय होगा, लेकिन हम इसको मोटे तौर पर 4 भागों में बांट सकते हैं। हम जिसको कहेंगे निजी उपभोग व्यय, पहला जो कंपोनेंट है इसका निजी उपभोग व्यय, सी। इस निजी उपभोग व्यय में परिवारों के द्वारा टिकाऊ और गैर टिकाऊ समस्त वस्तुओं पर किया गया व्यय शामिल है जो कि उनके उपभोग में काम आता है। यहाँ पर हम अंतिम वस्तुओं पर उपभोक्ताओं के द्वारा किए गए व्यय को शामिल करेंगे। यहाँ पर सेवाओं पर किया गया व्यय भी शामिल है। हमें यहाँ यह देखना होगा कि जो वस्तुएं सेवाएं हैं वह जो हमारा संदर्भ ईयर है, चालू वर्ष है, उसमें उत्पन्न वस्तुएं एवं सेवाएं ही होंगी। पुरानी वस्तुओं पर किया गया व्यय इसमें शामिल नहीं होगा। दूसरा इसका भाग है सरकार का व्यय, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। सरकारी व्यय के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है, सरकार के द्वारा समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया गया अंतिम व्यय शामिल है। सरकार कर्मचारियों को पारिश्रमिक देती है, वेतन देती है। इसके अलावा
जो ऑफिसेज हैं उनके प्रचालन के लिए खरीदा जाता है सामान। सरकार विदेशी कर्मचारी जो हमारे देश में जो काम कर रहे हैं उनको भी पारिश्रमिक देती है। तो सरकार के द्वारा किया गया समस्त व्यय हम इसमें शामिल करते हैं। तीसरा इसमें है विनियोग व्यय। जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। विनियोग व्यय के अंतर्गत जो स्थिर पूंजी परिसंपत्तियां हैं उन पर किया गया व्यय शामिल होगा। पूंजी उपकरण है, मशीनरी है, जो उस पर किया गया व्यय शामिल होगा। इसके अलावा जो रिहायशी आवास हैं उन पर जो व्यय है वह भी विनियोग के अंतर्गत आता है। विनियोग के अंतर्गत जो असेट या परिसंपत्ति निर्माण पर किया गया व्यय आता है और इस व्यय के अंतर्गत हम पूंजीगत उपकरणों, मशीनरी, भवन निर्माण इन पर किया गए व्यय को शामिल करते हैं। इसके अलावा विनियोग में हमें एक चीज और ध्यान रखनी होगी, एक है स्टॉक में परिवर्तन। मान लीजिए कोई उत्पादक है, उसने जितना उत्पादन किया है उसका कुछ पार्ट यदि बिना बिका रह जाता है या कुछ मध्यवर्ती वस्तुएं हैं जो उसके स्टॉक में रह जाती हैं, तो वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक और वर्ष के अंत में वस्तुओं का जो स्टॉक है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं, अंतिम वस्तुएं हैं या मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, उनका हम स्टॉक देखेंगे और उस स्टॉक में होने वाले परिवर्तन को विनियोग व्यय के अंतर्गत शामिल करेंगे, जिसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, माल सूची विनियोग। और इसका अगला भाग है वह है शुद्ध निर्यात, इसको हम x माइनस n। किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का जो निर्यात है वह होता है और दूसरे देशों से वस्तुओं सेवाओं का आयात भी होता है। जैसे भारतीय जो हवाई सेवा है, अगर उसका प्रयोग विदेशी करते हैं तो वो हमारी सेवाओं का एक्सपोर्ट होगा, या विदेशी पर्यटक यहाँ आकर खर्च करते हैं तो वह भी हमारी सेवाओं पर व्यय होगा। हमारे उत्पादकों के द्वारा पर्यटन की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं और हम वस्तुओं का दूसरे देशों में निर्यात करते हैं तो वो इसमें शामिल होगा। दूसरे देशों से आने वाली जो वस्तुएं हैं, जो आयात है, उसको इसमें से घटा देंगे, इसलिए हमने शुद्ध निर्यात लिया है। इन चारों कंपोनेंट को जोड़ने पर C प्लस I प्लस G प्लस x माइनस n जोड़ने पर हमें जो प्राप्त होगा वह होगा GDP एट मार्केट प्राइस। GDP एट मार्केट प्राइस हमें प्राप्त होगा। अब इस GDP एट मार्केट प्राइस से हमें राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए हमें, जैसे हमने उत्पादन विधि में देखा, उसी तरीके से हम GDP एट फैक्टर कॉस्ट हम निकालेंगे और वो होगी GDP एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। अब इसमें से हम यदि मूल्यह्रास घटा दें तो वो हो जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट, वह होगा GDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस CCA या मूल्यह्रास कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। अब इसमें से हमें NDP हमें मिल गया। अब हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट देखेंगे और वो होगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट
प्लस NIA, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो हम उसी तरीके से यहाँ पर NNP एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकाला और NNP एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू NI, नेशनल इनकम। तो ये व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना हुई। व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना में भी हमें सावधानियां बरतनी होती हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। जो हस्तांतरण भुगतान पर जो गवर्नमेंट व्यय कर रही है उसको हम शामिल नहीं करते हैं। और इसमें जो सरकार जो स्वयं के आवास के लिए जो मकान है उनका इम्प्यूटेड वैल्यू भी हम इसमें शामिल करते हैं। इसके अलावा स्वयं उपभोग के लिए रखे गए उत्पादन पर किए गए व्यय को भी इसमें हम शामिल करते हैं। तो इन तीनों विधियों से जो राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी हमें, आय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, उन तीनों विधियों से प्राप्त होने वाली राष्ट्रीय आय समान होनी चाहिए। तीनों से जो माप आएगा राष्ट्रीय आय का वो समान होता है। यह आदर्श स्थिति होती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में आंकड़ों की उपलब्धता और शुद्धता के कारण कुछ विसंगतियाँ भी हो सकती हैं। तो इस तरह हम राष्ट्रीय आय का माप इन तीन विधियों से करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की माप करते समय, राष्ट्रीय आय का माप करते समय हमें कुछ सामान्य कठिनाइयों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे राष्ट्रीय आय की गणना में कुछ बाजार इतर जो लेन देन हैं वो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था का बहुत सा क्षेत्र अमौद्रिक है, खासतौर से विकासशील और अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में जहाँ पर वस्तु विनिमय प्रचलित होता है। तो वस्तु विनिमय के कारण जो उत्पादन है उसका लेन देन व्यक्तियों के मध्य हो रहा है, वो बाजार में मूल्यांकित नहीं हो पाता है, इसलिए वो शामिल नहीं होता है। इसके अलावा कई बार जो स्टॉक परिवर्तन है, स्टॉक में परिवर्तन है, उसके मूल्यांकन की भी समस्या आती है। कीमतों में परिवर्तन होने पर स्टॉक का जो वैल्यूएशन है उसमें भी कठिनाई आती है। और कई बार उत्पादन, वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन में वृद्धि ना हो लेकिन कीमतों में वृद्धि हो जाए तो उससे राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई आती है, और जबकि वास्तव में उत्पादन बढ़ा हुआ नहीं होता। तो वो भी एक परेशानी है। हालांकि उसको दूर करने के लिए स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो इसके अलावा जो सरकारी व्यय है, वो सरकारी व्यय उपभोग व्यय है या निवेश व्यय है, उसको विभाजित करने में भी कुछ समस्या आती है, क्योंकि सरकार नागरिक सेवाओं पर भी व्यय करती है और सरकार इन्वेस्टमेंट या विनियोग व्यय भी करती है। लेकिन समय के साथ साथ जो सांख्यिकी व्यवस्था है, जो आंकड़ा संकलन की जो पद्धति है, उसमें सुधार होने से, इम्प्रूवमेंट होने से राष्ट्रीय आय के आंकड़े निरंतर विश्वसनीय होते जा रहे हैं। और राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो एक देश के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के सूचक होते हैं। थैंक यू।